बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। ये एक ऐसा वाहिद प्रोग्राम है जो आपको मदद कर रहा है कि आप अपने करियर में क्या सही फ़ैसला ले सकते हैं और आपको कैसे फ़ैसला लेना है। कुछ और अहम करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ एमएससी इन इकोनॉमिक्स। दूसरी जो उभरती हुई फील्ड है इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस। ये दोनों नाम, इकोनॉमिक्स वाला तो आपने सुना होगा, कॉग्निटिव साइंस के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे और किस तरह से इस कोर्स को आपको करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल के साथ आइए शो पर मुलाकात करते हैं। हाजिर हैं जनाब एस एम रज़ा सर। आइए शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, अस्सलाम अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। वेलकम इन दिस प्रोग्राम। और जैसा हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अपने बच्चों को उनके वक्त के तालीम से आरास्ता करो। तो नया ज़माना, वक्त बदल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और कोर्सेज़, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ का ज़माना है। नए एडवांसमेंट आ रहे हैं। आज से 7 साल 8 साल के बाद दुनिया किस करवट होगी, किस तरफ जाएगी, उसका ध्यान रखते हुए कोर्सेज का सिलेक्शन है। अफसोस की बात यह है कि आज भी कुछ लोग उसी में फंसे हुए हैं। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और ये तीनों चीज़ ही उनके लिए बहुत बड़ा पैमाना होती है जी। और इसी चश्मे से बच्चों को देखते हैं। जैसा सर ने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस बताई है कि जो आज का ज़माना है उसमें बहुत सारे नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे वालिदैन नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी उसमें क्या होनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन को समझाएं, या उन्हें समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए ये कोर्स है, दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि जब दो सोच एक साथ आके मिलते हैं तो दोनों में टकराव पैदा हो जाता है। जी। इस तरह के कोर्स पे बात करने की ज़रूरत क्यों है और करना कितना ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहा गया है कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो जो लोग जानते हैं उनसे सलाह करें। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये हदीसों में भी मिलता है। यस जी। आप उनसे मशवरा करें। नए नए कोर्सेज क्या आ रहे हैं, क्या इसमें एडवांसमेंट है, किस किस तरह के चैलेंज आने वाले टाइम में बच्चों के सामने आने वाले हैं, इसको देख के आपको कोर्स का डिसीजन लेना है। तो हमेशा अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई इशू नहीं है, बच्चा अगर बता रहा है आसपास में लोगों से मिलें, पूछें। इसीलिए जैसे आपने जिक्र किया कॉग्निटिव साइंसेस देखें। और एक बात और यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि आप देखें कि कितना रैपिड, दुनिया कितनी रैपिड चेंज हो रही है। बहुत जी। हर जगह पे आप चेंज पाएंगे। आज से 10 साल पहले वाला ज़माना और आज के ज़माने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। खाने पीने, उठने बैठने, पहनावे, सब में, टेक्नोलॉजी में ख़ासतौर से आप देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हमेशा आने वाले वक्त के बारे में आपको सोचना है। नहीं मालूम है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा समझाने की कोशिश करता है, पेरेंट वहाँ पे देखें आप रिजिड हो जाते हैं। नहीं, तुम्हें साइंस लेना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। मैं कह रहा हूँ कि कामयाब मंजिल अपने आप में एक पॉइंट है। सपोज करें मेरी कामयाब मंजिल यहाँ से गोवा पहुँचना है। तो अब मैं चाहूँ तो पानी के रास्ते से जाऊँ, चाहूँ तो बाई रोड जाऊँ, चाहूँ तो बाई ट्रेन जाऊँ, चाहूँ तो बाई फ्लाइट जाऊँ। पहुँचना मंजिल पे है। रास्ते अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, तो रास्तों का पता करना है आपको। पता कीजिए जो सबसे आसान रास्ता हो, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को शौक़ ज़ौक़, जिसमें जहाँ इंटरेस्ट बच्चे को आए, वहाँ डालने की कोशिश करें। सर आपकी बात से मैं थोड़ा सा अलग ओपिनियन लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमारा भी यही नज़रिया था कि जो बच्चों की चॉइस होती है और वही चॉइस पे हम लोग को चलना चाहिए। अभी भी ये नज़रिया है, लेकिन एक और नज़रिया एक साहब ने मुझे दिया कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग प्रोग्राम में बात कर रहे हो कि बच्चों की चॉइस के हिसाब से आप जाओ। हम पेरेंट्स हैं, हमको समझ में आता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और हम देख रहे हैं। रिजिड होने की इसमें बात नहीं है। अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे कि आपको डॉक्टर बनना है और आप बोलेंगे नहीं उसे तो चलिए स्पोर्ट का खिलाड़ी बनना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर अच्छा बन सकता है, तो अगर मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ, 1-2 साल में फोर्स करने के बाद शायद उसे समझ में आ जाए कि नहीं, अभी जो पढ़ाई के लिए मेरे बाप बाप फोर्स करें, आगे चल के जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो शायद अच्छा लगेगा। तो बोलते हैं कि फोर्स करना माँ बाप का कहाँ से गलत साबित हो गया है आज के ज़माने में। बहुत अच्छा। देखिए, जो मेरे सीक्वेंस से आपने जोड़ा है, मैं यहाँ पे फिर से एक बात रखना चाहता हूँ। लफ्ज़ फोर्स यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहते हो बच्चा उससे अलग जा रहा है। लेकिन आप देखें अल्टीमेटली करना किसको है। किसी भी बात को रखने का एक तौर तरीका होता है। क्रॉस द टेबल जब आप बैठें तो आप अपनी बात को रखें कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि जो आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं।
उसमें कहीं से कोई डिक्टेटरशिप या कोई ज़बरदस्ती वाली कोई एडवाइस शामिल नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अभी मैं गुजरात का सफ़र कर रहा था, वहाँ पे एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई। उसके फादर के पास अपने कॉलेज स्कूल सारे हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं। बच्ची को उन्होंने नीट की प्रिपरेशन के लिए डाल दिया है और 2 साल बच्ची वो प्रिपरेशन करने जा रही है। जैसे 11 में पहुंची, पहला उसका सवाल था कि अब मुझे आगे करना ही नहीं है। फादर मदर दोनों परेशान। मेरी बातचीत हुई, बहुत आसान तरीके से मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये बताओ कि ज़िंदगी में तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा हदफ क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है? एक अच्छी लाइफ जीना? तो यस सर। मैंने कहा अच्छी लाइफ जीने के लिए कोई अच्छा रास्ता तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपको जो आपने कहा मैं उसी से कोरिलेट कर रहा हूँ कि एक पेरेंट को तजुर्बा ज़्यादा है किसी भी फील्ड का, एजुकेशन का। हाँ, अगर नहीं है तो किसी के सुनी हुई बातों पे बच्चों को आपको नहीं डालना है। अच्छा, यस, आपको देखना है कि जिस तरफ आप बच्चे को लेके जाना चाहते हैं, बच्चे का शौक ज़ौक़, बच्चे का अपना इंटरेस्ट, बच्चे का सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ। सपोज बच्चे की साइंस बहुत अच्छी नहीं हो और आपने साइंस पे लगा दिया तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। बच्चे का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा नहीं है और उसी की डायरेक्शन में आप आगे लेके चलना चाह रहे हैं तो परेशानी आएगी। देखें, एक सब्जेक्ट के मार्क्स से बच्चे की लियाकत को कभी आंकने की कोशिश मत करें। हो सकता है बच्चा एक सब्जेक्ट में खराब कर रहा हो, दूसरे में अच्छा कर रहा होगा। आइंस्टाइन के बारे में है, दुनिया का बेस्ट ब्रेन बताया गया साइंटिस्ट में। बिल्कुल। सोशल स्टडीज में फेल हुआ करता था। अब आप ये बताएं कि अगर सोशल स्टडीज के मार्क्स के बेस पे आइंस्टाइन को अगर आप ग्रेड देने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देंगे? तो आइंस्टाइन क्यों बना? सचिन तेंदुलकर क्यों सचिन तेंदुलकर? मतलब जो उसका कोर इंटरेस्ट था उसकी तरफ उसको बढ़ाया गया तो उसने एक्सेल करके आपको दिखाया। अभी वर्ल्ड कप का फुटबॉल का मैच हुआ, फाइनल। फ्रांस की टीम में एक प्लेयर था एम्बापे, 4 गोल किया उसने फाइनल में, 1 पेनल्टी और 3 ऐसे गोल। उस बच्चे के बारे में कि इतनी गुर्बत कि उसके पास फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए शू नहीं था। अपने फादर की शू पहनता था, उसमें कपड़े लगा करके प्रैक्टिस करता था, लेकिन फुटबॉल में इतना पैशनेट था कि रात में जब उसकी आंख खुलती थी तो 12 बजे फुटबॉल लेके बाहर जाकर लाइट में खड़े होकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। तो आज देखें वर्ल्ड का लीडिंग एक फुटबॉलर। तो जो इंटरेस्ट हो अगर उस तरफ आप लगाएंगे रिजल्ट बहुत परफेक्ट आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं वो कोर्स की, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। ये कोर्स के बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि अगर इस कोर्स की तरफ हमें बढ़ना है तो हमारे लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? तो एमएससी है तो आपको ग्रेजुएट तो एटलीस्ट होना ही होना है। किससे करना है ग्रेजुएशन? यस, अब यहाँ देखें एमएससी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इकोनॉमिक्स बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। और आप सुनते ही होंगे कि पहले वार डिफरेंट ढंग का होता था, आज इकोनॉमिकल वार होता है। बिल्कुल। तो जिसकी इकोनॉमी मजबूत, वर्ल्ड पे वही काबिज भी है। तो इकोनॉमिक्स में आने वाले वक्त में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। किसने सोचा था कि आईआईटीज में इकोनॉमिक्स के कोर्सेज चलने लगेंगे? किसी ने नहीं। जी। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, ये सोचें कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस करके आईआईटी दिल्ली में एक अलग से डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर एक कोर्स चलाया जा रहा है। आईआईटी कानपुर में साजिद साहब इकोनॉमिक्स का अलग डिपार्टमेंट है। और आईआईटी जे एडवांस क्वालिफाई करके 4 साल का बीएस एनएमएस इकोनॉमिक्स के कोर्सेज 5 साल के वहां इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो एमएससी इकोनॉमिक्स करने के लिए आपको एक तो सिंपल, अगर किसी भी कॉलेज में आप बीएससी इकोनॉमिक्स अगर आपने किया हो तो वहां से आप एमएससी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा जो जैम का हम लोगों ने बताया था, आईआईटी जैम याद करें जी। तो जैम का एग्जाम आपको दे करके और जितनी सारी आईआईटीज हैं उसमें एमएससी इकोनॉमिक्स के कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। 2 साल का ये कोर्स है और अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से और वो भी इकोनॉमिक्स में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जी। ओके, तो एमएससी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इकोनॉमिक्स से जैसे आपने बताया कि आने वाले टाइम में इसकी और ज़्यादा ग्रोथ है। तो अभी किसी को ये फील्ड में आना है या एडमिशन लेना है तो उसके लिए एडमिशन के लिए उसको क्या करना होगा? मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, आपको ग्रेजुएट होना है जी। एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। 55% मार्क्स के बाद आप एंट्रेंस के थ्रू एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स आईआईटीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन सा एंट्रेंस टेस्ट है इसके लिए? हाँ, जैसे आपने एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैंने अभी बताया, जैम के बारे में बताया आपको। जैम का आपको एंट्रेंस देना है, जैम के एंट्रेंस के बाद आपको सारी आईआईटीज में जो मैक्सिमम आईआईटीज इस तरह के कोर्स जो दे रही हैं, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में भी ये एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स आ चुका है, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप मेरे ख्याल से जो आईआईटीज की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं
तो जैसे लोगों का सपना होता था इंजीनियर बनने का जी कि अगर वो किसी बड़े आईआईटीज में एडमिशन हो जाए यस यू राइट तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। जी तो अगर इसके ज़रिए हमारा किसी बड़े आईआईटी इंस्टीट्यूट में हो जाता है जी तो ज़बरदस्त है कोर्स फिर। अब आप सोचें कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे साइंस लेना चाहते हैं लेकिन मार्क्स ना आने की वजह से 10th में या 12th में मार्क्स नहीं होने की वजह से उनको साइंस 10th के बाद नहीं मिल पाती है, तो उनके दिल में एक कसक सी रह जाती है कि काश कि मैं आईआईटी में पहुंचता। तो आप सिंपल ग्रेजुएशन करें और उसके बाद जैम का एंट्रेंस देके आप आईआईटी पहुंचे और वहां जाके एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स करें आप। ओके Yes. तो इसके लिए ये खाली जैम का एग्जाम ही देना है? यस जैम का एंट्रेंस तो देना इसके लिए कुछ अलग से तैयारी करनी होगी या हमारा जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है जी वो हम उसके बेस पे ले सकते उसके बेस पे आप लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जैम का आप एक बार जरूर एंट्रेंस का आप पेपर फ्री डाउनलोड के ऑप्शन से आप कर लें। उसमें क्या होगा, आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग तो बार बार हम लोग कहते हैं वो होगी, इंग्लिश आपकी होगी, इकोनॉमिक्स यहाँ पे होगा, स्टैटिस्टिक्स होगी, मैथ्स का पोर्शन होगा जो 12th तक आपने पढ़ा होगा। उसके बेस पे आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप किसी भी आईआईटी में एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कितने साल का कोर्स है सर ये? 2 साल का है, मास्टर्स कोर्स है, 2 साल का है, 4 सेमेस्टर्स होंगे और 4 सेमेस्टर्स में जो आपके स्कोर आएंगे उसके बेस पे आगे चल के आपका प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट में देख रहा था साजिद साहब, बेहतरीन कंपनीज, वॉलमार्ट जैसी कंपनी सोचें, ग्लोबल जो एक्सेप्टेड कंपनी, बड़ी कंपनी है, ऐसी कंपनीज और आईआईटीज में अगर आप हैं तो फिर क्या पूछना है प्लेसमेंट का, और अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। तो कहीं भी प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी। इसे फीस कितनी लगेगी सर? थोड़ी सी फीस के बारे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मैं देख रहा था 39,500 रुपये 1 साल की यहाँ पे फीस है, तो कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। हाँ, हॉस्टल कहीं भी आप लेंगे वो 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ का आपको लॉजिंग एंड फूडिंग का होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा ये कोर्स नहीं है। ओके अभी जैसे एमएससी हम लोग कर रहे हैं, मास्टर की बात करते हैं, तो मास्टर में देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि एमबीए की तरफ चला जाए। जी, तो दोनों में से क्या ऑप्शन बेटर होगा? या एमएससी करना बेटर होगा या एमबीए करना किसी स्ट्रीम से वो बेटर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों से जॉब की प्लेसमेंट है। अगर आप एमबीए ट्राई कर रहे हैं और आपका आईएम्स आपको मिल गया, कोई अच्छे रिप्यूटेड एमबीए के मैनेजमेंट के कोई कॉलेज मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तो आईआईटी जैम को आप दे करके जैम के एंट्रेंस के थ्रू एमएससी इकोनॉमिक्स ज्वाइन करें और यहाँ से भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही पैकेज, वैसे ही कंपनी मिल सकती है जैसा आपको एमबीए करके मिल सकती है। तो ये आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव बेटर ऑप्शन आपके लिए। ओके जी, इसके फीचर्स की बात करें तो क्या फ़ायदा इससे हुआ है? खुद पर्सनली अगर देखें हम जी। तो क्या फ़ायदा निकलता तो आप देखें इकोनॉमिक्स के तौर पे आप आगे बढ़ेंगे और बेसिकली जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो क्या है, बेसिकली प्लानिंग करना है। यहाँ भी इकोनॉमिक्स के बच्चों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो यहाँ पर करियर ऑप्शंस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा है। जितना एमबीए वालों को मिलेगा उससे कम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में होंगे। और एक एडिशनल चीज़ याद करें, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का प्रोग्राम किया था, जी जी। IES। तो एमएससी इकोनॉमिक्स करके आप IES का एंट्रेंस भी फेस कर सकते हैं। एमएससी इकोनॉमिक्स करने के बाद सिविल सर्विसेज में एज अ ऑप्शनल अगर आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करें तो वो सब्जेक्ट आपका बड़ा मजबूत हो जाएगा और वहाँ भी आप सिविल सर्विसेज में भी एज अ ऑप्शनल इकोनॉमिक्स को रख के बहुत अच्छा अटैम्प्ट आप ले सकते हैं। तो जॉब के अलावा और डिफरेंट जो ये इस तरह के ए ग्रेड के पोस्ट के एंट्रेंस होते हैं उसमें भी ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके दैट्स ग्रेट। तो मतलब एक कोर्स है, कई फायदे हैं, कई फायदे, अनेक फायदे निकल कर आ रहे हैं। जी। चलिए, अभी एप्लीकेशन की डेट कुछ ऐसा डिसाइड होती है कब भरना है कब नहीं? देखिए, ये एग्जामिनेशन ध्यान रखें हमेशा फरवरी मार्च में होता है, तो फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका होगा। तो ये मैं नेक्स्ट आपके एकेडमिक कैलेंडर के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम होना है। हाँ। जिन बच्चों ने आईआईटी जैम का एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया है, फेब में आपकी एग्जाम है। बहुत सारी दुआएं यहाँ से हम एज ए टीम आपको देना चाहते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका ये अटैम्प्ट बहुत कारगर होगा, मुफीद वाला होगा और आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके किसी आईआईटी में पहुंच के एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स कर रहे होंगे। वेरी गुड। तो बेस्ट कोर्स है एमएससी इन इकोनॉमिक्स के बारे में सर ने डिटेल किया है। इसकी डिटेल और भी अवेलेबल है, आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करें। जी। अब हम लोग बढ़ते हैं एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस। जी। साइंस तो समझ में आ जाता है, कॉग्निटिव मुझे भी नहीं समझ में आया कि कॉग्निटिव होता क्या है। कॉग्निटिव साइंस है तो इसमें क्या पढ़ाई करना है सर, आप वो बताइए। देखिए, एकदम नया कोर्स है, इसलिए एक एक बातें इंशाल्लाह, मीनिंग क्या है, पढ़ना क्या है, प्लेसमेंट कैसा होना है, कितने सेमेस्टर का होना है, जॉब क्या मिलेंगे, चैलेंजेस क्या है, एक एक बातें इंशाल्लाह हम लोग जल्द जल्दी स्क्रीन पे आपको शो करेंगे। पेन पेपर लेके बैठें। और इस कोर्स में मैं बताऊं, प्लेसमेंट में देख रहा था, अभी जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पे मैं एक एज ए कंपनी का एक लीडिंग टीम मेंबर बन के मैं वहाँ रिक्रूटमेंट कर रहा था। तो वहाँ कॉग्निटिव साइंसेज के बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। तो आईआईटी में
25 सीट्स हैं और मैं पूछ रहा था तो बताया उन बच्चों ने कि अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, अभी 6 महीने मेरे कोर्स कंप्लीट होने को बचे हैं, लेकिन 2500 बच्चों के प्लेसमेंट हो चुके थे। ओह क्या बात तो अब देखें किस तरह के कोर्सेज, वही मैं है। फिर इंटरेस्टिंग, सर ने प्लेसमेंट बोल दिया तो फिर इंटरेस्टिंग है कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी इतने सारे बच्चों का जी वो अभी 6 महीने का मैंने कहा कि 3rd सेमेस्टर में थे, फाइनल सेमेस्टर आया भी नहीं है और प्लेसमेंट उनकी हो चुकी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, करियर को निखारने का मौका। जी। और अल्टीमेटली किसने फरमाया है कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के उनके दौर के एजुकेशन से आप लगाओ, तो कुछ ना कुछ फिलॉसफी तो होगी ही इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज तो पोशीदा है ही है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमेशा नए जो कोर्सेज आ रहे हैं वो दुनिया के चैलेंज को, वक्त के चैलेंज को देख के डेवलप किए जा रहे हैं। उस तरफ जाएं क्योंकि उधर भीड़ नहीं जा रही है। बिल्कुल, सिलेक्शन भी आसान है। अभी जैसे हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉग्निटिव साइंस पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि साइंस ये कौन सी साइंस में एक वही फील्ड डालते हैं, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, फिजिक्स आप ले लें, बॉटनी चले जाते हैं, जू चले। जी बताएं। तो ये मैं यहाँ से स्क्रीन पे पहले तो कॉग्निटिव का मीनिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिर कॉग्निटिव साइंसेज में पढ़ना क्या है और क्या क्या इसमें फील्ड निकलेगी, इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम लोग यहाँ से आपको बता रहे हैं। कॉग्निटिव को मैं कैसे डिक्शनरी के मीनिंग के जरिए मैं यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ। कॉग्निटिव इज डिफाइंड एज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। ये है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव। जी, तो अब देखिए इसमें जब आप इस कोर्स को आप करेंगे तो सेंस, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग और इन सब सारी चीज़ों में कैसे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट कैसे इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा, उस पे इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो 4-5 सब्जेक्ट है सर। 4-5 साइकोलॉजी तो अलग पढ़ते हैं हम लोग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरा कोर्स है पूरा। पूरी यानी पूरी आपकी स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में इसमें आ जाएगी, आपकी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, आपकी पूरी न्यूरो साइंसेज, आपकी पूरी साइकोलॉजी। तो अब आप बताएं कि इतने सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के साथ जब इस कोर्स को आप पूरा करेंगे तो प्लेसमेंट कहाँ परेशानी है? आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। नो डिफिकल्ट मतलब ये है कि उसको ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि आप बड़े आराम से कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होता है क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सोचने की सलाहियत भी इंक्रीज करती है। छोटे बच्चों के साथ परेशानी है, लेकिन जब आप एक मैच्योर एज में आ जाएंगे, अगर आप मास्टर्स करेंगे तो आपकी एज 20 के आसपास पहुंच चुकी होगी, क्योंकि 16 साल की एज में आप लेटर से 10th करते हैं, 2 साल 12, 3 साल आपका ग्रेजुएशन, 21 साल। तो 21 साल की एज के बाद इस कोर्स को आप शुरू करेंगे तब तो आपकी मैच्योरिटी लेवल भी आ चुकी होगी, तो आप बड़े आराम से समझेंगे। और ध्यान दें, यहाँ पर कॉग्निटिव साइंसेज में जाने के लिए यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन ने इसको ओपन रखा है। साइंस का बच्चा भी जा सकता है, कॉमर्स का भी जा सकता है, ह्यूमैनिटीज का भी जा सकता है, इंजीनियरिंग का भी जा सकता है और मेडिकल साइंस का भी बच्चा जा सकता है। तो जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कोई सब्जेक्ट की यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रखी है, तो इसलिए आपको जबरदस्ती ये नहीं सोचना है कि ये कोर्स हम नहीं कर सकते। तो ओपन फॉर ऑल है, तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप इस कोर्स की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह आगे हम लोग बताएंगे कि और करियर में इसके ऑप्शंस क्या हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, इस कोर्स को करने के लिए मतलब क्वालिफिकेशन की क्या है, मतलब जैसा आपने बताया कि ग्रेजुएशन वगैरह ये सब आप जा सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन इसमें होता है कि हमारा परसेंटेज भी बहुत कम होता है, ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं, या हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमारे पास कॉलेज, इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसमें आगे अगर बढ़ना है कॉग्निटिव साइंस के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो बताएं आप। देखिए साजिद साहब, किसी भी चीज़ की जितनी पहले प्लानिंग करेंगे उतनी बेहतर होगी। अब जैसे आज ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो बच्चे 10th में हैं, अब उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस कोर्स की तरफ आपको जाना है तो बेहतर क्या होगा, 11th 12th में आप इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी आप रख लें, ओके, और ग्रेजुएशन आप इकोनॉमिक्स में कर लें या साइकोलॉजी में कर लें। अब उसके बाद जब आप कंटिन्यूएशन इस कोर्स को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले आपको बेसिक से पता होंगी। अगर जो बच्चे पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें कॉग्निटिव साइंस की तरफ जाना है, वरना जाने के लिए आपने बताया है चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी एमएससी कर सकता है इन कॉग्निटिव साइंस। जी। लेकिन ये पहले अगर जाना चाहते हो तो साइकोलॉजी अगर रहेगी तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैंने बीएससी साइकोलॉजी के आगे हमको क्या करना है, तो एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आप कर सकते हैं और कॉग्निटिव साइंसेज का भी कोर्स आपके लिए यहाँ पे ओपन हो गया। इंजीनियरिंग के बच्चे भी इस फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ पे इंक्लूड, तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस से, आईटी वगैरह से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। एमबीबीएस जो मेडिकल साइंस के बच्चे, उनके लिए भी ये कोर्स निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है,
इस प्रोग्राम का मकसद क्या है साजिद साहब? पेरेंट को और बच्चों को नए नए कोर्सेज के बारे में पहले से अवेयरनेस कराना। तो अगर आपका बच्चा अभी 10th में है, आगे चल के इस तरफ आप उसको लेके जाना चाहते हैं, तो पहले से पाथ आप डिसाइड करें कि आपको कैसे कैसे लेके आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह जितना पहले आप डिसीजन लेंगे उतने ही उसको वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। सर, कॉग्निटिव साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर लिस्ट ऑफ कोर्स की बात करें या कोर्स सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से स्टडी होगी और किस तरह से हमें अप्लाई करना है एडमिशन के लिए? मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें डिटेल कर दें आप। जल्दी से एक बार आप टीवी स्क्रीन पे देखें, मैं वो सारे कोर कोर्सेज आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा इस कोर्स के बारे में। द लिस्ट ऑफ कोर कोर्सेज: कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंप्यूटेशन एंड कॉग्निशन, फिलॉसफी ऑफ माइंड, फंडामेंटल न्यूरोसाइंस, रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन कॉग्निटिव साइंस। तो ये सब सारे कोर कोर्सेज हैं जिसकी स्टडी आपको करना है और इनके ऊपर बेस्ड ये कोर्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स, और आने वाले वक्त में इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो अगर आपका बच्चा इस तरह बढ़ना चाहता है तो आप 10th के बाद ही एटलीस्ट 11th-12th में इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी रख के बच्चों को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा आसानी होगी। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स की तरफ बच्चा आसानी से बढ़ सकता है। किसी भी फील्ड में उसको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सर, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो इसका एप्लीकेशन कब आता है? देखिए, फिर यहाँ से जैम के थ्रू आप जाएंगे IITs में, IIT कानपुर में, IIT रुड़की में, IIT दिल्ली में और भी दीगर जगहों पे जैम के थ्रू जा सकते हैं। और एक एग्जामिनेशन और है, गेट के थ्रू भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से MSc इकोनॉमिक्स में भी गेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैम का एंट्रेंस देना होगा या गेट का एंट्रेंस दे करके आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, आप इस प्रोग्राम में आए। लेकिन जाने से पहले कुछ सवाल हैं जी, और प्लीज़। चैनल विन के इस प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के लिए लोग शेयर भी करते हैं जी, आप इस पे भी बात करें, ये हम लोगों की सलाह है या हम चाहते हैं। तो आज के ज़माने में ये बड़ी अच्छी बात है सर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज के ज़माने में ये लोग कम बोलते हैं ना कि हम ये चाहते हैं कि आप ये करें। जी, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस पर बात हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाराणसी से मोहम्मद अब्बास साहब हैं, कई बार एडवाइस कर चुके हैं। इन्होंने एडवाइस किया था कि आप NSSC के बारे में भी आप एक बार बात करें। NSS क्या है, नेशनल स्कीम सर्विस के बारे में। तो आने वाले एपिसोड में मोहम्मद अब्बास हम लोग जरूर बात करेंगे। साथ ही इन्होंने आपको थैंक यू भी कहा है कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल एंड नॉलेजेबल सेशन ऑन दी बिहाफ ऑफ टॉपिक फॉरेंसिक साइंस। इसके बारे में आपने डिटेल किया था जी सर। साथ ही एक और जनाब है जिनकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला और हम लोगों को मैसेज किया। आपके अंदर जो दर्द है, जो सोच है, शायद सर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोग समझने के लिए ये मैसेज काफ़ी है। इनका नाम है जनाब डॉक्टर अली मोहम्मद राठौर, श्रीनगर कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कौम के हालात को देख रहे हैं, जिस तरह से सिविल सर्विस की बात होती है या बैंक सर्विस की बात होती है, तो इसमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ लोग हासिल कर रहे हैं कम्युनिटी से, या बड़ी तादाद में लोग इसको इम्तिहान देते हैं लेकिन हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये चाहते हैं कि इस लिहाज से भी कुछ आगे बात हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिविल सर्विस के लिए लोगों को तैयार करें या उन्हें किस तरह से इस फील्ड में आना है उसे बताएं। तो इस पर आपका क्या नज़रिया, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? राठौर साहब, आपको यहाँ से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और मुझे याद है कि आपसे मेरी मुलाकात कारगिल में हुई थी। आप एक मीटिंग में आए थे और वहाँ हम लोग रात में बैठे और आपसे बातचीत हुई और बहुत एक दर्द है आपके अंदर बच्चों के लिए कि आप चाहते हैं कि इस तरह के सिविल सर्विसेज और दीगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए कोचिंग वगैरह स्टार्ट की जाए। देखिए साजिद साहब, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे कि RCA जामिया मिलिया इस्लामिया का है और जिस तरह से अल-बैत ट्रस्ट यहाँ काम कर रहा है। मैं पटना गया था, हज हाउस वहाँ पे काम हो रहा है, ज़कात फाउंडेशन में काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से तमाम जो लोग हैं जिनके अंदर एक दर्द है इंसानियत के लिए, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ भी जो आपके कंट्रीब्यूशंस होते हैं आप मिलजुल के जिस शहर में हैं वहाँ पर आप एक कलेक्शन ऑफ फंड करें और जो होनहार बच्चे हैं, जो इकॉनमी यानी कि अपनी माली हालत के बिना पे टैलेंट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हाँ। उन बच्चों को आगे बढ़ाने का आप जिम्मा लें। और देखें, एक बात और मैं कहूँ, मुझे बड़ा अच्छा ये एग्जाम्पल लगता है साजिद साहब कि जब जनाब इब्राहिम के लिए आग रोशन किया, जलाया नमरूद ने और डाला, तो एक हम लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एक चिड़िया वहाँ से गई और अपने चोंच से पानी का एक कतरा गिराया, तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे इस कतरे से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसने कहा कि जो मेरी सलाहियत थी, मैंने उस सलाहियत के लायक जितना करना था उतना काम अंजाम दिया। तो हम जहाँ भी हैं, जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। राठौर साहब, आप जहाँ भी हैं, आपके आसपास में जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट आप करें
बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिल के कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, जो भी आने वाला वक्त है उसके लिए जो हम कर सकते हैं उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, आपने इतना वक्त निकाला और इतना सब कुछ लिखा, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह सर ने जैसा कहा है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। सर एक और है जो आपको बताना चाहूँगा, मार्क स्टार करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, रेसिडेंशियल कोचिंग स्टार्ट किया है। शायद आपने वहाँ पे विजिट भी किया जी, है। मैंने विजिट किया था। छोटे छोटे काम अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में हो रहे हैं। जी, और भी इसमें इजाफा होना है, ये शुरुआत है। और देखें जो लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी लेवल पे कुछ काम करना चाहते हैं, छोटी क्लास है 9-10 से बच्चों को एंट्रेंस की तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगा साजिद साहब, कुछ पॉकेट्स हमको बनाना है। जैसे मैं एक छोटी सी एक कोशिश हम लोग कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, यहाँ से मैं बोलना चाहूँगा। जैसे अलीपुर में 3-4 स्कूल है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि 9-10 के कुछ टॉपर बच्चों को लेकर के उनको NTSC बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम मंथ में एक कराना शुरू किया है, जिसमें 2 घंटे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का पेपर होता है और 2 घंटे में फिर हम लोग साइंस एंड मैथ्स एंड सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश पे बेस्ड पेपर ले रहे हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, नेगेटिव मार्किंग का होता है। तो 9th और 10th से अगर आप इस तरह की कोशिश पॉकेट्स में करना शुरू करें तो ये बच्चे फिर इग्नाइट होंगे और 10th के बाद उनको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनका रास्ता क्या है, वो अपने आप ही खुद एक प्रॉपर ट्रैक पे लग जाएंगे। तो जहां जिस तरह का काम हो सकता है उस काम को आप करने की कोशिश करें। मैक स्टार का आपने जिक्र किया, तो अनफाल फाउंडेशन और भी दीगर फाउंडेशंस के लोग इसमें मिले हुए मिलकर बड़ी अच्छी एक कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की और भी कोशिशें इंशाल्लाह करने की ज़रूरत है और जो होनहार बच्चे हैं उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और चैनल विन एजुकेशनल ट्रस्ट है, खुद भी बच्चों को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट कर रहा है जी। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बेहतरीन तरीके से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नो डाउट। तो छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे काम हो रहे हैं जी। और इंशाल्लाह ये आने वाले दिन में छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं बड़े बनकर दिखाई देंगे, एकदम देंगे। और आपकी वक्त लगेगा, कोई 1-2 दिन में होने वाली चीज़ होने वाले नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत अभी तक एजुकेशन के बारे में लोग इतना मारिफत नहीं रखते थे, नहीं जानते थे या अहमियत नहीं थी। लेकिन अब लोगों के अंदर थोड़ा सा सलाहियत भी आ गई है और लियाकत भी आ गई है, लोग समझने लगे हैं, तो आगे होगा इंशाल्लाह काम। साजिद साहब एक बात आपके जरिए मैं रखना चाहता हूँ, बड़ी मुअद्दबाना तरीके से रखना चाहता हूँ। लाइफ में अगर किसी चीज़ को अगर आप प्रायोरिटी जब बना लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से उसको पूरा करने की आप कोशिश करते ही हैं। बिल्कुल। एजुकेशन को भी लाइफ की प्रायोरिटी बनाइए आप। अब प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो फिर नुकसान है। जिस दिन आप प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप उसको पूरा करने के लिए कहीं से अपने बजट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आप सोचें, जो प्रायोरिटी आपकी लाइफ की है, कभी वो आप उसको पूरा करने में हिचकते नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ से गुजारिश कर रहा हूँ पेरेंट को, लाइफ की प्रायोरिटी अपने बच्चों की एजुकेशन को आप बनाएं। जी बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सैयद मोहम्मद काजिम हुसैन है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से सवाल कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि हम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और हम क्लास 12th में हैं। सो हमको नेक्स्ट स्टेप कौन से प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी चाहिए, उसके कितने बेनिफिट्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? कॉमर्स है तो 12th के बाद साजिद साहब आप CPT CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन आप दे सकते हैं। 3 तो ये हो गए आपके। इसके अलावा NDA भी आप दे के आर्मी में जा सकते हैं, ये हम लोगों ने जिक्र किया था। 5 साल का हमने इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम 2 IIMs में बताया था। तो 12th के बाद तो कॉमर्स के बच्चों के लिए ये होता है, और अगर नहीं होता है तो आगे आप BCom कर लें। BCom करने के बाद फिर आप CA, CS, ICWA जिसको CMA कहते हैं वो आप कर सकते हैं, MBA आप कर सकते हैं। सो कॉमर्स के बच्चों के लिए, और जैसे आज मैंने MSc इकोनॉमिक्स बताया, MSc कॉग्निटिव साइंसेज बताया, इधर भी आप बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शंस की आपके लिए कमी नहीं है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। और अगले एपिसोड में जब हम लोग मुलाकात करेंगे किसी और एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज के ज़माने की ज़रूरत होगी। एकदम फिर से मौलाना मुत्तक़ियान के कॉल के ज़रिए हम बढ़ने की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को उनके वक्त के तालीम से आरास्ता करो। तो अभी जो नए कोर्सेज उभर रहे हैं जिनमें करियर ऑप्शन ज़्यादा आने वाले हैं, इंशाल्लाह उन कोर्सेज के बारे में हम लोग यहाँ से आपको डिटेल करेंगे। साथ ही आप भी बता सकते हैं कि किस कोर्स के बारे में आपको मालूमात चाहिए या आप चाहते हैं कि लोग इस कोर्स के बारे में जानें, मुतवज्जे हों और इस कोर्स को पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आपके पास भी ये ऑप्शन हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और बोर्ड एग्जाम के लिए फिर से यहाँ पे बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके पेरेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों को खूब साइकोलॉजिकल पॉजिटिव रखें, उनको उमंग में रखें, उनको पॉजिटिव, उनकी हौसला अफजाई करते रहें, उनको महसूस हो कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात के साथ।
थैंक यू सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। सो आप तमाम को बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें, बड़ी मेहनत करना है और करना भी चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। बहुत सारी दुआएं सर ने दे दी है चैनल विन की तरफ से भी, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करेंगे कि आप कामयाबी हासिल करें और आपके एग्ज़ाम जो हों वो बेस्ट हों। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से हम लोग मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो 9619667578 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर तत्काल ज़रूरत है, इमरजेंसी केस के लिए भी अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार आपकी जनाब रज़ा सर से बात करवाएं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई में, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बात करना है तो सर इतना हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी हम लोग बात करवा दें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएँ। यहाँ से एक बात और मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, जब भी एग्जामिनेशन के लिए घर से बाहर निकलें अपने वालिदैन की और घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआएं लेके निकलें। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल जी। लोग अगर खुश हैं और दुआएं देंगे तो जाहिर सी बात है मेहनत और दुआ दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में आसानी फराहम करती हैं। जी। चलिए बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में इसी प्रोग्राम में। इसी वक्त देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया। जाते जाते ईमेल एड्रेस भी बताना चाहूँगा, winislam@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। एक बार फिर से व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ 9619667578 पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, और साथ ही सवाल भी पूछ सकते हैं। आने वाले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।